परिवार में। वास्तव में ब्रह्म कुमारी परिवार में आकर के जो एक वातावरण है यहाँ का, मेरे दिन भर की थकान शायद बिल्कुल खत्म हो गई है। और दिन भर आज मैंने वुमेन्स डे के प्रोग्राम नहीं की। मुझे जो लोग जानते हैं वो इसलिए जानते हैं, मैं पुरुषों को बचाती हूँ दुष्ट महिलाओं के अत्याचारों से। मैं लगी हूँ एक ऐसे परिवार की संरचना में जहाँ पर माँ कभी भी न रोए, एक बहन कभी भी इस दर्द से न रोए कि मेरे भाई परेशान है, मेरा भाई सफोकेट है, क्योंकि मेरी भाभी जो दुष्ट इरादों से इस घर में आ गई है, जिसकी निगाह हमारे घर की प्रॉपर्टी पर है, वो कर्तव्यहीन होकर के अधिकार को मांगने वाली स्त्री हमारे घर की खुशियों को कम कर रही है। ऐसे कतिपय परिवार आप लोगों के भी संज्ञान में होंगे, जो सबके सामने आती हैं घटनाएं कि कानूनों का मिसयूज हो रहा है, और जो कानून 48 कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, आज वो उनका मिसयूज कर रही है और हम सब नारियों की नाक काट रही है। जो मैंने जाना इस चीज को, क्योंकि ऐसी जो स्त्रियां हैं वो बहुत कम है और जो संसार है वो अच्छे लोगों से भरा हुआ है। इसका रीजन है कि इस तरह के परिवार जगह जगह बने हुए हैं। गायत्री परिवार है, ब्रह्म कुमारी जी का जो परिवार है उसमें शिवानी जी तो हमारी स्टार हैं, जो हर घर में आती हैं, और जब हम उनको सुनते हैं तो घर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसे लगता है कि हमारे घर में कोई काउंसलर बैठा हुआ, हम उसको सुन रहे होते हैं। तो जब ऐसे परिवार में आकर के मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं कई बार सोच रही हूँ कि क्या वास्तव में अगर कुछ जो महिलाएं हैं उन तक ये बातें पहुंचे, तो अभी जो हमसे पहले शायद उनका नाम मधुरिमा मैम था, जो सरकारी वकील थी, शायद मधुरिमा, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला कि हम महिलाएं जब खुद सशक्तिकरण का एक प्रतिरूप है तो हमें भरण पोषण भत्ता क्यों चाहिए? जब ये सारी चीजें हैं तो लोगों की समझ में क्यों नहीं आता कि ये विवाह जो है, जो पवित्र एक नाता है, इसको बिजनेस कैसे बना लिया। ऐसे क्या है कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे अधिकार नहीं माने जा रहे हैं, तो हमने खटाखट किसी भी पुरुष के ऊपर तुरंत एलिगेशन लगा दिया कि इसने दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया। इस बूढ़ी माँ ने, जिसने बड़े चाव से अपने लोग के आने का सपना देखा था, उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता है कि इस 93 साल की बुढ़िया ने मेरी पिटाई की, जो लड़की केवल 23 से 24 साल की होती है। ये जो झूठे आरोप होते हैं, इसमें माँ रोने लगती है, टूट जाती है। जो बहनें विवाह करके दूर अपने ससुराल चली जाती हैं, वो वहां रो रही होती है कि ना मेरी माँ सेफ है, ना मेरा भाई सेफ है, बचा क्या आपको पता है कि आज भारत में कुल कितने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं एक वर्ष में? वो क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है मेरे वॉलंटियर्स के अलावा? ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। कोई बता दे कि आज के जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें गूगल पर अगर डालेंगे एनसीआरबी कि कितने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं प्रतिवर्ष भारत में, क्या कोई बता सकता है? पुरुष कोई मेरा भाई 65,000 महिलाएं कितनी आत्महत्या करती है। फिर हम एनसीआरबी गूगल पर टाइप करेंगे, पूछेंगे कि कितनी महिलाएं आत्महत्या कर रही है, 31,000। नुकसान तो माँ का ही हो रहा है ना, माँ ही तो हो रही है जिसके दोनों बच्चे जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हम सबकी आंखों
सन 75 से सशक्तिकरण की जो हवा चली, उसमें कर्तव्य पीछे चलते चले गए। सिर्फ अधिकारों की हिम्मत लोगों के हाथों में रही, जो हमने लड़कियों के हाथ में दे दी। राजा राममोहन राय ने हमारी स्वतंत्रता के लिए काम किया था। ये स्वतंत्रता कब उन्मुक्तता में बदल गई, कब स्वतंत्रता में बदल गई, हमें पता ही नहीं लगा। कैसे कैसे मार्केट में लड़कियां आईपैड यूज करने लगी, क्योंकि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज होती है। सोचने वाली बात है कि हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हैं जिसमें ये हमें कोई भी विश्वास नहीं करता कि मर्द को दर्द होता है। अगर ध्यान से देखें तो मर्द को दर्द वास्तव में होता है, उसका दिल बहुत बोला होता है। कुछ ही लोग जो होते हैं वो अत्याचारी होते हैं, कुछ ही महिलाएं होती हैं जो बेचारी होती हैं। लेकिन हर समय हम ये नहीं मान सकते कि महिला बेचारी होती है, पुरुष अत्याचारी होता है। ये समझना पड़ेगा हमारे लिए। ये एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है कि जो हमारी क्रीम एज है लड़कों की, वो 25 से लेकर के 40 के बीच में होती है। होता क्या है, अगर आप नेट पे डाल के देखें, इसमें जो 65,000 पुरुष जाते हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो उन्हीं से लड़ रहे होते हैं। वो अपना जॉब छोड़ चुके होते हैं, उनकी कुंवारी बहनों की जो सगाइयां होती हैं वो टूट रही होती है, क्योंकि वो जेल की हाजत में होती है। अगर आप भारत सरकार का आंकड़ा देखें तो 1,48,000 महिलाएं पिछले वर्षों में जेल गई हैं निर्दोष। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2005 में कि 141 नंबर पिटीशन में कि महिलाओं की सुरक्षा में बने जो कानून थे वो इतने फ्रिक्वेंटली मिसयूज हुए कि उसके कारण परिवारों में कानूनी आतंकवाद आ गया। जो कानूनी आतंकवाद है, इसी से हम परिवारों को बचाते हैं। यही मेरी संस्था का मूल मंत्र है। इन्हें वॉलंटियर हमारे यहाँ टी शर्ट लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आ जाए। हमारा जो मंत्र है वो परिवारों को बचाने का है। जैसे ब्रह्म कुमारी पूरा ब्रेन वॉश कर देती हैं जब उनके लेक्चर्स, जैसे मैंने अभी देखा कि ये कितना जबरदस्त लेक्चर था जिससे विचारों का क्लीनिनेस हो रही है। हम भी परिवारों को बचाने के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है। इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी की 103 स्टूडेंट्स ने यूथ क्लब में डाल चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम युवाओं की सोच को बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे। आज की तारीख में आई सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट लीगल टेररिज्म। मैं नहीं चाहती कि कोई भी परिवार कानूनी आतंकवाद के डर के साए में जिए, क्योंकि ये डर की राजनीति है जिसमें लोग कंप्रोमाइज करने लगते हैं। कल जब आप अखबारों में हमारी खबरें देखेंगे, आज हमने एक सीनियर सिटीजन क्लब का उद्घाटन करवाया है माननीय तिवारी जी के हाथों से। डीजीपी मैम सुधा बसकन्या मैम ने आज सीनियर सिटीजन क्लब का उद्घाटन किया है। कल आप अखबारों के माध्यम से ये जान पाएंगे वो हमारी संस्था के प्रयासों से हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉल्स मेरे सर पे आती है वो माओ की आती है, बूढ़े बाबा की आती है कि मेरे बच्चे, बेटा वो अलग हो गए, अहम की लड़ाई में मेरा छोटा सा पोता मेरी बहू लेकर चली गई, हम अकेले रह रहे हैं, हम क्या करें। या किसी एक रिटायर्ड आईजी मेरे पास आई है, रिटायर्ड आईजी को रात में 11:30 बजे कि क्या बेटे मैं आपके घर तुरंत आ सकती हूँ। मैंने कहा सर आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। आप यकीन जानिए आईजी रैंक का व्यक्ति फूट के रो रहा था मेरी गोदी में से रख करके, ये बताते हुए वो मतलब इतना रो रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी दूसरी बहू ने आज मेरी पत्नी को जहर दे दिया खाने में। मुझे समझ में नहीं आता कि ये संस्कार कहाँ चले गए लड़कियों के, क्योंकि लड़की तो माँ तो स्नेह की देवी होती है, प्यार हारने का नाम होता है, जीतने का नहीं। प्यार में हम हर चीज हार जाते हैं। आखिर लड़कियां ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि वो 2 कुलों की राज निभाती हैं, वो ससुराल में आकर के अपने अधिकार में कैसे जीती हैं। सिर्फ इस बात पर लड़ाई हुई थी घर में कि ये जो बड़ा सा मकान है इसका प्रॉपर्टी राइट मुझे आप अभी दे दीजिए। इस कारण जब ससुर जी ने ये कहा कि बेटे अभी हम जिंदा हैं, मैं खुद अपनी बिल करूंगा, लेकिन लड़की ने जिद ठान ली और अपनी सास को जहर दे दिया। वो तो ऐसे व्यक्ति थे, तुरंत उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, मुझे कॉल की। आपको पता है उन्होंने उनको क्या सजेशन किया? हमने अंकल आप वृद्धाश्रम चले जाओ। इस समय वो सभी शांति धाम में रह रहे हैं। तो जब मैं वृद्धाश्रम गई तो मुझे वहाँ ऐसे इतने सारे बूढ़े और माँ बाप
स्थापित हो गया है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से यहाँ के संचार को अपना मोबाइल नंबर भी बताऊंगी। अगर इस तरह के केसेस आते हैं, हालांकि मैं खुद बहुत सक्षम है काउंसलिंग के लिए, फिर भी अगर आपको हमारे सामने की जरूरत है, मैं 18 साल से, जब से मैंने ये काम पकड़ा है, मैं निःशुल्क काम करती हूँ। मैंने आज तक किसी से सिंगल पैनी नहीं दी है। मेरे घर में पूरे दिन लोग होते हैं। ये आवाज आज बहुत कुछ खराब हो चुकी है कि कंटिन्यूअस सुबह से वर्क कर रही हूँ, क्योंकि चीजें लेने के लिए नहीं, देने के लिए हमें देना पड़ेगा समाज को। जो हमने राजा राम मोहन राय से लिया था, आज महिलाओं की बारी है कि वो उसका प्रतिदान करें, अपने भाइयों के लिए लड़े, अपने बेटों के लिए लड़े, एक पुरुष आयोग जमा बने। अगर मानव आयोग भारत में है तो क्या इसकी मालूम नहीं थी? तो महिला आयोग क्यों बनाया? पर अगर महिला आयोग बना तो उसी समय पुरुष आयोग क्यों नहीं बन गया? क्योंकि जो चीजें हमारे पास अब नहीं है, जो पुरुषों के पास नहीं है, संख्या क्यों बढ़ रही है कि 65,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई आयोग नहीं है। मछली आयोग है, कुत्ता आयोग है, जानवर आयोग है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है? हम इसीलिए प्रयास करते हैं और बातें बहुत सारी हैं। अब की बार जब होंगी तो कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज उतनी ही बुलंद हो जितनी आज सुबह थी, क्योंकि दिन भर काम करने में और लेक्चर्स जो हमने काम किया है आज वृद्धों के लिए, मैंने कई वृद्धाश्रम विजिट किए, वहां से हम लोग प्रस्ताव में लेके, इसके साथ साथ हमारे यूथ के माध्यम से डेली हमारी मेंबरशिप 2,000, 3,000 इस तरह आगे बढ़ रही है। हमारे क्लब में लड़कियां बहुत संख्या में आ रही हैं, जिसमें से 2 लड़कियां आज यहाँ पे आई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आए सामने। 2 लड़कियां मेरे साथ मेरे यूथ क्लब की हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में है। इस समय हमारे पास एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी एक हमारे वॉलंटियर आए हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वो यहाँ आए। अच्छा, फोटो खींच लें। इनका नाम रवि है और ये भी संस्था के कार्य को बहुत शिद्दत से करें। हमारे किसी बच्चे को कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ जोड़ना है कि अगर हम चाहेंगे तो इस समाज को बदल डालेंगे। और अगर लड़कियां बदल गई तो ये भारत फिर से बनी, संस्कारों से बनी, संयुक्त परिवार। मैं जाऊंगा, मेरे को फोटो ले लीजिएगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे पकड़ रही है। ये कौन सा वाला है? बस चलने दीजिए, चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बस आप देखते रहिए। आप खड़े हुए सबके साथ खींचते तो मैं ऐसे कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बना लिया पूरा। अच्छा।